गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम यहाँ पर बात करेंगे विषय ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन विषय की बात करेंगे। ये आप सभी लोग जानते हैं, ग्रुप ए की सभी ब्रांचेस में ये सेकेंड ईयर में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में आपके लिए ये विषय कंपलसरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। अगर इस विषय का आपको डिटेल सिलेबस में जाना है तो प्लेलिस्ट में मैंने अपने वीडियो के प्लेलिस्ट लिंक में ये वीडियो डाल रखा है, आप सिलेबस वहाँ से देख सकते हैं। उसमें बाकायदा डिस्क्रिप्शन बता रखा है आपको, ठीक है। तो इस विषय का पहली यूनिट है बेसिक्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के मूल्य तत्व कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। तो हम यहाँ पर लेक्चर 1 में एनर्जी और इसके कितने टाइप के सोर्सेज हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एनर्जी क्या होती है ना, ऊर्जा क्या होती है। तो आप बता सकते हैं क्या ऊर्जा क्या होती है? देखिए, कोई भी हमें काम करना होता है तो हमें उसके लिए कहीं ना कहीं से शक्ति चाहिए, तभी जा कर के हम उस काम को कर पाते हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से ऊर्जा मिल रही तभी मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई काम करना है, कोई बोलना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि कोई भी आपको अगर आउटपुट देना है तो आपको उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बात तो हो गई हमारे लिए। अगर मशीन की बात करें, मशीनों को भी ऐसे ही आपको ऊर्जा चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि हम बात करें मशीन में, खेती की मशीन सबसे ज़्यादा आपने देख रखा है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर कैसे काम करता है? क्या वो बिना ऊर्जा काम कर जाता है? नहीं। ट्रैक्टर के लिए आप क्या डालते हैं? ट्रैक्टर को चलाने के लिए आप क्या डालते हैं? सब कुछ मशीन के पुर्जे आपने लगा लिए, लेकिन अगर आपने डीजल नहीं डाला तो ये ट्रैक्टर आपका नहीं काम करेगा। इसी प्रकार से अगर आपकी डीजल वाली कार है तो उसमें डीजल डालना पड़ेगा, या कार अगर पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो ये ऊर्जा हो गई, ये ऊर्जा हो गई, ये ऊर्जा के सोर्स हो गए जो हमारी कार को ऊर्जित करेंगे या ट्रैक्टर को ऊर्जित करेंगे, जिससे कि वो हमारे काम करने लायक बनेंगे। अब अगर बात करें इधर कंप्यूटर की या मोबाइल की बात करें या लैपटॉप की बात करें, तो इन सब में ऊर्जा देनी पड़ती है। अब आप बताइए इन सब में कैसे ऊर्जा मिलती है? हमें इनको बिजली देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया तो हमारी ये समस्या हो जाएगी, और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगी तो ये हमारे अप्लायंसेस काम नहीं करेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप काम नहीं करेगा। और आज की डेट में तो कार भी आपके पास बिजली वाली आने लग गई हैं। तो कार बिजली वाली अगर आ गई तो वहाँ भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको चलाने के लिए भी। यानी कि कोई भी कार्य अगर परफॉर्म करना है तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये तो हमारी बात होगी, मशीनरी की बात होगी। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल्स को भी हम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनको भी ऊर्जा चाहिए, तो तभी ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि कोई काम अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि ऊर्जा क्या है? कार्य उत्पादन की क्षमता, द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। यानी कि ऊर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी काम होना है, ग्रह घूम रहे हैं तो ग्रह घूमने मतलब सूर्य के चारों ओर, अगर हम सोलर मंडल में देखें, सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह घूम रहे हैं, वो भी ऊर्जा के कारण ही घूम पा रहे हैं। उनका अगर ऊर्जा ना हो तो वो ना घूम पाए, ठीक है। इसी प्रकार से जो हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं उनको भी हम ऊर्जा देते हैं, तभी वो पृथ्वी के चक्कर लगा पा रहे होते हैं, है ना। तो सैटेलाइट के लिए भी हमें कहीं ना कहीं से, ये जैसे अर्थ है और अर्थ के ऊपर आपने क्या किया, सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। अब सैटेलाइट लॉन्च किया आपने, वो यहाँ चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होनी चाहिए। तो आप क्या करते हो, जैसे सैटेलाइट है तो आप यहाँ पर एक सोलर पैनल लगा करके उसमें रखते हैं, ताकि यहाँ पर सूरज की ऊर्जा से उसमें बिजली जाती रहे और वो यहाँ पर फिर अपना काम करता रहे, और उस काम के द्वारा और साथ में चक्कर भी लगाता रहे। तो कहीं ना कहीं से उसको भी आपने ऊर्जा प्रोवाइड करी, ठीक बात। यानी कि सभी को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हमारा कार्य नहीं मिलेगा, हम आउटपुट नहीं ले सकते, ठीक है। तो आज की डेट में ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, पहली चीज़, ठीक है। ऊर्जा के बिना यानी कि कोई काम संभव नहीं है। अब ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है?
और क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं ऊर्जा के। जैसे कि आप अभी हमने डिस्कस किया था, कुछ ऑप्शंस आपने देखे कि पेट्रोल है आपके पास, है ना, जैसे कि आपने देखा पेट्रोल, और क्या ऑप्शन देखा आपने, डीजल, है ना, और क्या देखा आपने डीजल के अलावा, कोयला की बात करें अगर, कोयला भी होता है, ये भी ऊर्जा का एक स्रोत है। और आजकल आप एलपीजी यूज़ कर रहे हैं ना, या पीएनजी भी यूज़ कर रहे हैं आप, है ना। तो ये सभी गैसेस फॉर्म में हमें नेचुरल गैसेस हैं जो कि हमें ऊर्जा देती हैं, ठीक। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, सोर्सेज हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। लेकिन अब आप देखो कि पेट्रोल की कीमत कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, डीजल की कीमत कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। उसके पीछे कारण क्या है कि कहीं ना कहीं इनके उत्पादन में अब हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे कम होते जा रहे हैं, इनकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो ये एक समस्या हो, ठीक। यानी कि हमें अपनी ऊर्जा का कैसे यूज़ करना है, इफ़ेक्टिव यूज़ करना है, इफ़ेक्टिव यूज़ करना है। और वेस्टेज क्या करना है, वेस्टेज को कम करना चाहिए, ऊर्जा का वेस्टेज कम करना चाहिए, इफ़ेक्टिव यूज़ को बढ़ाना चाहिए। जब आप किसी कमरे में ना हो तो बिजली बंद कर दें, वहाँ का अप्लायंसेस बंद कर दें, जब आपको ज़रूरत हो तभी चलाएं। इसी प्रकार से यथासंभव आप कार की बजाय पैदल यात्रा करें, है ना, तो भी ऊर्जा बचेगी। अगर छोटी दूरी की यात्रा करनी है, मोटरसाइकिल ना इस्तेमाल करें, उसकी जगह पैदल यात्रा करें, ठीक। तो ये सब हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमें सभी लोगों को ये ऊर्जा मिलती नहीं है, और जिसको मिल रही है उसको भी वो सदुपयोग करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारे पास हम ये जान पाए हैं कि ऊर्जा के बिना कुछ काम संभव नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ऊर्जा के सोर्सेज हैं, भंडारण है, वो हमारे निश्चित हैं और वो धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। कुछ विकल्प ऐसे भी हैं कि जहाँ पर हमें ऊर्जा जो सोर्सेज हैं वो बहुत काफ़ी टाइम तक, लंबे तक लगातार हमारे पास बने हुए रहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, जैसे कि सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना। तो ये हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी की अगर बात करें, विंड की बात करें, हैं, और अगर न्यूक्लियर की बात करें, तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं कि ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखिए जैसे सोलर वाली लगातार मिल रही है, विंड वाली लगातार मिल रही है, कि न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज हमारे धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, ठीक। तो हमारे ऊर्जा सोर्सेज कुछ तो हमारे पास अवेलेबल है, कुछ हमारे पास ख़त्म होते चले जा रहे हैं, ठीक। तो इनका हमने फिर एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, इनके सोर्स कहाँ कहाँ हैं, उन सोर्सेज का हमने क्लासिफिकेशन एक किया। तो एक ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिल रही है उसका हमने क्लासिफिकेशन किया, ठीक। और उस डिफरेंट टाइप की ऊर्जा को हमने डिफरेंट कैटेगरी में बांटा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी ऊर्जा की संभव है। तो कौन कौन सी कैटेगरी संभव है, मैंने पहले इसका 3 पार्ट क्लासिफिकेशन करके देखा। ऊर्जा स्रोतों के प्रकार जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत की हमने बात करी, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो है प्राइमरी और सेकेंडरी ऊर्जा सोर्स की बात करते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऊर्जा सोर्स क्या होते हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास इस टेबल से दिख रही है, यहाँ मेजर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं आपके पास। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं सोर्स, एक्सट्रैक्शन, देन प्रोसेसिंग, देन प्राइमरी एनर्जी, और तब फिर सेकेंडरी एनर्जी हमने क्रिएट करी। यानी कि पहले जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से मटेरियल अपने काम का निकालेंगे, और फिर उसको कुछ प्रोसेस करके तब फिर हम उसको उसके रूप को हम अपने उपयोग में लाते हैं। तो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके और थोड़ा प्रोसेसिंग करके जो हम रूप बनाते हैं उस सोर्स का, उसको हम प्राइमरी ऊर्जा स्रोत कहते हैं, प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है, कोयला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम,
ठीक। तो ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अब हमने इनका क्या किया, एक्सट्रैक्शन किया, कोयले का, न्यूक्लियर का, नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का। ये पृथ्वी में अवेलेबल हैं और ये हम वहाँ से निकालते हैं इनको। निकालने के पश्चात आपने इसकी प्रोसेसिंग करी। प्रोसेसिंग सबकी अलग अलग तरीके से होती है, कोयले के अलग तरीके से, न्यूक्लियर के अलग तरीके से, नेचुरल गैस के अलग तरीके से, पेट्रोलियम के अलग तरीके से प्रोसेसिंग करी और इसका हमने विभिन्न रूप पाए। जैसे क्रैकिंग और रिफाइनिंग करके हमने एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट पाए। नेचुरल गैस हमने नेचुरल गैस प्राप्त करी और कोयले से हमने कोयला प्राप्त किया। ठीक। और इसको अब ये जो एनर्जी सोर्सेज होगा, ये हम इनको बोलते हैं प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कोयले को भी यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल को, एलपीजी को, डीजल को, पेट्रोकेमिकल को, किसी को भी हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पावर स्टेशन पर ले जाएं, ठीक है, पावर स्टेशन पर ले जा करके हमने इसका किसी और चीज़ बना करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे कि कोयले से हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, या बिजली से पानी से हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी बना ली, नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी बना ली, पेट्रोलियम से इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो अगर हमने इस तरीके से हमने इनका यूज़ किया प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज का, और उसका इस प्रकार से यूज़ किया कि दूसरा एनर्जी सोर्स हमने उसको बनाया, तो वो जो दूसरा एनर्जी सोर्स मिलता है उसको हम सेकेंडरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। ठीक है। कोयले से हम देखिए स्टीम या थर्मल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेट्रोलियम वगैरह से भी हम थर्मल या स्टीम प्राप्त कर सकते हैं। तो थर्मल हो गई या स्टीम हो गई या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये आपके सेकेंडरी एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज तो हमारे पास जो सोर्स मिला है एनर्जी का, जैसे कोयला, हाइड्रो, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनकी हम थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके और प्रोसेस करके इनको थोड़ा प्योरीफाई कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो एनर्जी, फिर हम डायरेक्ट कोयले को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर को ऊर्जा के रूप में न्यूक्लियर को तो खैर नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसको हम यूज़ नहीं कर सकते न्यूक्लियर प्रोडक्ट को ऊर्जा के रूप में। और नेचुरल गैस को लेकिन यूज़ कर लेते हैं, जैसे घरों में या गाड़ी चलाने में हम यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम का हम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे एलपीजी हमारे पास है, पेट्रोल है, डीजल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हैं, इनका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सोर्सेज जो है प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। और उसके बाद फिर जब हमारे पास, अगर हम इनको पावर स्टेशन पर ले जाएं, इनसे हम कुछ और चीज़ें बनाएं, दूसरे टाइप की ऊर्जा का रूप बनाएं, तो वो दूसरा रूप जो हमारा सेकेंडरी ऊर्जा सोर्स कहलाता है। तो ये दूसरा रूप कैसा हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है, थर्मल हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ऊर्जा सोर्स समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल ऊर्जा सोर्स की बात करते हैं। तो कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, जो देखिए अब क्या है, कुछ प्रोडक्ट जो हमारे पास ये अवेलेबल हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज में, इसमें हमने कुछ पार्ट को तो बेच लिया है ना। कुछ ऐसे भी हमारे पास ऊर्जा स्रोत हैं जो कि यूज़र को फ्री में अवेलेबल हैं और उसके लिए वो पैसे पे नहीं करते हैं, नेचर से उन्हें डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो जिनके लिए यूज़र को पैसे देने पड़ते हैं, वो एनर्जी सोर्सेज आपके कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज कैटेगरी में डाले जाते हैं। और जो उपभोक्ता को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज के उदाहरण हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स के उदाहरण क्या क्या हैं, फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, काऊ डंग। तो ये जो है हमें आग जलाने के लिए लकड़ी मिल गया, एग्रीकल्चर का वेस्ट मिल गया, या गाय का जानवर का गोबर मिल गया, तो ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, इसके लिए हम कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है। कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज का यूजेस भी जो है फैक्ट्री में और फार्म में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसीलिए इनका वाणिज्यिक यूज़ होने के कारण इनको कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज कैटेगरी में लाकर, इसीलिए इनको हमें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, तो ये घरों में यूज़ होते हैं और ये केवल और केवल हम अपना कंजम्पशन पर्पस यूज़ करते हैं, इसको हम कॉमर्शियली नहीं यूज़ करते हैं। हम गाय के गोबर को सीधे चूल्हे में लगाएंगे और उससे ऊर्जा प्राप्त करके खाना बना लेंगे। ठीक है। तो हम उसको कॉमर्शियल यूज़ नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो है ये कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज जो है नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी के होते हैं, जबकि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज रिन्यूएबल कैटेगरी के होते हैं। तो आइए अगर आगे हम देखेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल
कैसे होते हैं उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो पारंपरिक ईंधन या नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस अगर हम कहें अंग्रेजी में, हिंदी में पारंपरिक ईंधन भी इनको कहा जाता है। तो ये हमारे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा, बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा, ये अनाज सुखाने के लिए सौर ऊर्जा, मछली तथा परिवहन के लिए पशु शक्ति, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था पशु द्वारा, गन्ने की पिराई के लिए पशु शक्ति का उपयोग। महाराष्ट्र में अगर आप जाएं तो वहाँ देखेंगे गन्ना, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है कि गन्ना की पेराई के लिए मशीनें यूज़ करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो गन्ने की पेराई मतलब जो गन्ने का जूस लेते हैं वो कैसे मिलता है, वो हमें वहाँ पर बैल जो है, बैल से गन्ने का जूस, वो पार्टों के बीच 2 लकड़ी के पार्ट बने होते हैं, उसमें गन्ना लगाया जाता है और बैल उसको घुमाते हैं उन दोनों पार्टों को, तब जाकर के जूस निकलता है। तो वहाँ पर पशु शक्ति को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे नॉन कमर्शियल कैटेगरी में आते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं। रिन्यूएबल का मतलब नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल का गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा वो है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल विद्युत पवन आदि। ठीक है, तो सोलर एनर्जी हो गई या विंड एनर्जी हो गई या अर्थ की जो जियोथर्मल एनर्जी हो गई, ये आपकी कैटेगरी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की कहलाती है। ठीक, और ये एनर्जी सोर्सेस जो है हमें लगातार मिलते रहते हैं। मानव जीवन में ये हमेशा हमें मिलते ही रहते हैं। मानव जीवन का मान लीजिए लगभग 100 साल अगर उम्र है अधिकतम मान लें, या कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत, तो उस ड्यूरेशन में भी ये कंटिन्यूस हमें मिलते रहते हैं, इसलिए ये एनर्जी सोर्सेज आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं ये बहुत लंबे टाइम बाद बनते हैं वापस। ठीक है, ये जल्दी नहीं बनते हैं। क्या होता है, इनको आदमी का जीवन मान लो 100 वर्ष, लेकिन ये जो तैयार होते हैं ना, आपने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जैसे कि आपने न्यूक्लियर लिया या ऑयल लिया या नेचुरल गैस लिया या आपने कोयला ले लिया, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ऐसा नहीं कि आपके 10 वर्ष में या 15 वर्ष में तैयार हो जाएंगे दोबारा से। आपने इसको ख़त्म कर दिया तो दोबारा 10-15 साल में या 100 साल में तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को तैयार होने में कई हज़ार वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, कई हज़ार वर्षों की प्रोसेसिंग के बाद ये आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्राप्त होते हैं। इसीलिए इनकी मात्रा जो है हमारे लिए लगातार ख़त्म होती जा रही है। जो प्रकृति ने हमें दिए थे उन रिसोर्सेज का हम दोहन कर रहे हैं और वो हमारे धीरे धीरे लगातार ख़त्म होते जा रहा है। तो हमें इसको बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम अगर हम अंतर देखें इनमें क्या क्या है, तो हम ये जान पाएंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते। इनका टाइम स्पेन बहुत ज़्यादा होता है बनने के लिए, दोबारा आसानी से नहीं बनते हैं। कई हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, कई हज़ारों वर्ष लग जाते हैं इनको पुनः तैयार होने में। ठीक है, ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है पुनः विकसित हो जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हवा कभी तेज़ कभी ज़्यादा कभी कम, और ऐसे ही सूरज की रोशनी, दोपहर में भाई सूरज उगता है तो तेज़ होती है धूप और आगे चढ़ता है, फिर उसके बाद ढलने लग जाती है, जैसे जैसे शाम वैसे वैसे सूरज की रोशनी कम होने लग जाती है, अगले दिन सुबह फिर हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमें कंटिन्यूस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इनमें ख़ास बात और होती है, ये पोल्यूशन फ्री होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं, पोल्यूशन फ्री, जबकि ये पोल्यूशन करते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हमारे पोल्यूशन पैदा करते हैं। ठीक है, इनको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं और इनको अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत भी हम कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये हमने चित्र द्वारा इसको समझने की कोशिश करी है कि सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। पॉल्यूशन फ्री हो गए
पोल्यूशन फ्री हो गए और हमें कंटिन्यूअस अवेलेबल है। ठीक, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे फोसाइल फ्यूल, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैसेस, ये हमें अवेलेबल तो हैं, एक पर ये पोल्यूशन भी देते हैं हमें। ठीक है, पोल्यूशन पैदा करते हैं। और क्या है, ये हमारे पास इनका जो बनने का समय है वो बहुत कई हजार वर्षों के पश्चात जाकर के पुनः उत्पन्न हो पाते हैं ये। ठीक है, इसलिए हमें इनका दोहन बहुत सावधानी से करना चाहिए। ठीक, इसके अलावा हम इनको जैसे अभी मैंने पीछे बात की थी परंपरागत और अपरंपरागत, तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कैटेगरी का हम देखें तो इसको मैंने यहाँ पर देखिए बांट रखा है, थोड़ा सा और क्लासीफाई किया है इसको कि कॉमर्शियल जो है कन्वेंशनल रिसोर्सेज को कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल दोनों ही कैटेगरी के कवर करता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जैसे कि कॉमर्शियल हो गया कोल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन कॉमर्शियल हो गया फायरवुड, स्ट्रॉ और ड्राइड डंग मतलब गोबर। ठीक है, आग जलाने की लकड़ी, ये सब हमने अभी देखे थे, बात की थी पीछे। और ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में कौन से आते हैं, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। ये हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हैं कि हमारे ये पोल्यूशन नहीं करते हैं। ठीक, बहुत हमारे सेफ साइड में रहते हैं और हमें कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जितना जल्दी आप शेयर करेंगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर मैं आपकी टाइप क्लासेस लेने के लिए भी सक्षम हो जाऊँगा। तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि क्या कमी रह गई है। अब यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक थ्योरी का क्वेश्चन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के बारे में बतलाइए। तो बीटी के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा। और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अगले वीडियो में इस टॉपिक पर रखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ।